हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जब सास ने प्रेग्नेंट बहू से करवाई अपनी प्रेग्नेंट बेटी की सेवा, तो बहू की माँ ने बेटी की सास को ऐसा सबक सिखाया। बहन जी, मेरी बेटी का ये पहला बच्चा है और मुझे नहीं लगता कि आप अपनी बेटी के आगे बहू का ख्याल भी रख पाएंगी, इसीलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अरे अरे, रुकिए तो सही बहन जी, आप ऐसे कैसे लेकर चली जाएंगी मेरी बहू को? और कौन सा ख्याल नहीं रखा है मैंने अंजलि का? पूछिए। मुझे अंजलि से कुछ नहीं पूछना बहन जी, अंजलि ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है, इसीलिए मैं इसे लेने आई हूँ। जब पहले से ही आपके घर में आपकी बहू प्रेग्नेंट थी, ऊपर से आपने प्रेग्नेंट बेटी को भी बुला लिया। किसके भरोसे? बहू के भरोसे, जो खुद पहले से तकलीफ में है। अगर आपकी बेटी को ससुराल में दिक्कत हो रही है, तो मेरी भी बेटी को तो ससुराल में दिक्कत होगी ना। जब आपकी बेटी ससुराल में नहीं रह सकती है ऐसे टाइम में, तो भला मेरी बेटी कैसे रह सकती है? जितना तकलीफ सहकर आपने अपनी बेटी को पैदा किया है, उतनी ही तकलीफ से मैंने भी पैदा किया है। और यह क्या हाल बना के रखा है आपने मेरी बेटी का? कितना कुछ मैं हर महीने उसको बेचती रही। फल, ड्राई फ्रूट्स, मेवे के लड्डू बना बनाकर मैंने अपने हाथों से भेजा है, ताकि बेटी खा ले, थोड़ी उसके अंदर ताकत आएगी। लेकिन यहाँ पर देखने से पता ही नहीं चल रहा है कि सारा काजू बादाम कहाँ चल गया उसके बदन से। इससे अच्छी तो वह दाल रोटी खाकर थी। क्या हाल कर दिया आपने? रत्ना जी प्रिमला जी का गुस्सा देख शांत रही। उन्हें कुछ बोलना ही नहीं बन रहा था। असल में रत्ना जी की बहू अंजलि 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसे उल्टियां बहुत होती थी, जिसकी वजह से वह कुछ खा पी भी नहीं पाती थी। इसी बीच रत्ना जी की बेटी रिया भी प्रेग्नेंट हो गई थी। रिया 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। इन 2 महीनों के बीच में रिया बार बार अपनी माँ को फ़ोन करके कहती, माँ मुझे बुला लो, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ऊपर से काम भी करना पड़ता है। मेरे बस की बात नहीं है काम करना। खाना पीना कुछ हो ही नहीं पाता है। दिन भर काम के चक्कर में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मुझे बहुत तकलीफ होती है माँ, मैं ऐसी हालत में घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती। बेटी की तकलीफ सुनकर रत्ना जी ने अगले ही दिन अपने बेटे को बेचकर रिया को मायके बुला लिया। अब रिया यहाँ पर आकर पूरी तरह खुश थी। दिन भर उसे आराम करने को मिलता था। जो मन करता खाने के लिए वह तुरंत ही उसके सामने मिलता था। कहते हैं ना कि अगर माँ का कुछ खाने का मन है तो उसे तुरंत खिला देना चाहिए, नहीं तो बच्चे की लार टपकती है। जिसके चक्कर में मायके आते ही रिया की फरमाइश शुरू हो गई थी। उसे रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए था खाने के लिए, और बनाने वाली वही अंजलि, जो खुद 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। लेकिन रत्ना जी को अंजलि की तकलीफ दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनकी नज़र में वह बहू थी। उसे घर का काम करना ही था। और वैसे भी अंजलि अपनी तकलीफ ज़्यादा रत्ना जी को बताती भी नहीं थी, क्योंकि 1-2 बार जब अंजलि ने अपनी तकलीफ के बारे में रत्ना जी को बताना भी चाहा, तो रत्ना जी ने यह कहते हुए बात को टाल दिया कि अगर ये रोज़ रोज़ के छोटे मोटे दर्द लेकर शुरू हो जाओगी, तो घर का काम कैसे चलेगा? थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना भी सीखो। इसके बाद से अंजलि ने रत्ना जी से कुछ कहना ही छोड़ दिया। एक बार अंजलि का कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो उसने रत्ना जी को बोला भी, माँ जी मुझे चटपटा चाट खाने का मन कर रहा है। हाँ तो बहू खा लो ना, मना किसने किया है? बताओ सामान क्या क्या चाहिए, ला देती हूँ, बना लो खा लो। या अपनी माँ से कह दो, कैसी तुम्हारी माँ है बताओ? जब बेटी प्रेग्नेंट होती है तो मायके से कितना सामान भर भर के आता है बेटी के खाने के लिए, और तुम्हारी माँ ने तो अभी तक कुछ भेजा ही नहीं।
तुम्हारी जो इच्छा है भाई तुम ही मांग लो। सामने से बोल दिया करो फ़ोन करके कि माँ मेरा ये खाने का मन कर रहा है, आज वो खाने का मन कर रहा है, भेजेगी बना बना कर। भाई ऐसे में तो माँ का फर्ज होता है। ना जाने तुम्हारे मायके वाले कैसे हैं। जब हर छोटी छोटी चीज पर रत्ना जी अंजलि की माँ पर जाने लगी तो अंजलि ने उनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया और इसीलिए अब वह अपनी हर दिक्कत परेशानी अपनी माँ को ही बताती। अंजलि की माँ प्रेमला जी बेटी की हर फरमाइश पूरी करने की पूरी कोशिश करती। जैसे ही अंजलि माँ से कहती कि माँ उसका कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है तो प्रेमला जी अगले दिन ही बनाकर बेटे के हाथ भिजवा देती थी और साथ साथ यह भी कहती, बेटा तेरा जब भी जो भी मन करे खाने के लिए तो मुझे बता दिया कर, आधे घंटे का रास्ता है, मैं तेरे भाई के हाथ भेज दिया करूंगी। प्रेमला जी हर हफ्ते बेटी के लिए ड्राई फ्रूट, फल, अपने हाथों के बने लड्डू और जो अंजलि की इच्छा करता खाने की सब कुछ बेचती थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही भाई सारा सामान रखकर जाता, रत्ना जी तुरंत अंजलि के कमरे में आती और सारे सामान को खोलकर देखने लगती। उनके चेहरे की खुशी चमक इस समय कुछ ज्यादा ही बड़ी होती थी। बैग खोलते हुए वह कहती हैं, बहू थैला तो बड़ा भारी लग रहा है, देखो तो तुम्हारी माँ ने क्या भेजा है। सारा सामान देखने के बाद रत्ना जी तुरंत ही सारे सामान में से सब चीज आधा आधा, आधा क्या आधा से ज्यादा ही रिया के लिए निकाल लेती और कहती, बहू तुम्हारी माँ ने तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज बनाकर बेचती हैं, इसी बहाने रिया भी खा लेगी, नहीं तो फिर मुझे ही तो बनाना पड़ेगा, अब मैं कहाँ बनाती फिरूंगी। कहते हुए तुरंत ही सारी चीज ले जाकर रिया के लिए रख देती थी और ऐसा वह हर बार करती थी। एक तरफ से रिया को भी वह अंजलि के माँ के भरोसे ही मायके बुलाई हुई थी। अंजलि की माँ जो कुछ भी बनाकर अंजलि के लिए बेचती उसमें से रत्ना जी तुरंत आधा निकालकर ले जाकर रिया को दे देती, लेकिन कभी भी अपने हाथों से कुछ भी बनाकर अंजलि को नहीं दी। अंजलि जब यह सारी बातें अपनी माँ को बताती तो प्रेमला जी रत्ना जी पर चिढ़कर रह जाती, क्योंकि रत्ना जी का सारा ध्यान अपनी बेटी रिया पर ही रहता था। एक दिन रिया का मन किया चटपटी सी बेसन की सब्जी खाने की। उसने अपनी माँ से बोला, माँ मुझे बेसन की सब्जी खाने का मन कर रहा है। हाँ तो ठीक है ना बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी बनवाती हूँ। कहते हुए रत्ना जी ने अंजलि को आवाज लगाई। अंजलि आती है। उसकी कमर में आज सुबह से ही दर्द हो रहा था। पूरे दिन वह दर्द से परेशान रही, लेकिन उसने अपने दर्द के बारे में रत्ना जी को नहीं बताया था, क्योंकि जब भी वह रत्ना जी को बताती तो रत्ना जी यही कहती कि ये छोटी मोटी तकलीफ रोज लगी ही रहती है और आज तो अंजलि को हल्का दर्द था ही। रत्ना जी अंजलि से कहती है, बहू एक काम करो, खूब अच्छी सी जरा बढ़िया वाली बेसन की सब्जी बना दो, तुम भी खा लेना और रिया का भी मन है वह भी खा लेगी। लेकिन माँ जी आज मुझे सच में तकलीफ हो रही है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा खड़ा होने का। ऊपर से बेसन की सब्जी लहसुन प्याज की महक से मुझे उल्टियाँ होती हैं, मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। या तो मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, आप बना दीजिए, या फिर बाहर से मंगाकर दीदी को खिला दीजिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। बस इतना सुनते ही रत्ना जी एकदम आग बबूला हो गई। वह अंजलि को हजार बातें सुनाने लगती हैं। एक तो अंजलि तकलीफ में थी, ऊपर से सास की बातें सुन उसे रोना आ गया था। वहीं पर बेटी की इतनी सेवा हो रही है, वह प्रेग्नेंट है, बैठे बैठे एक गिलास पानी भी नहीं उठाती है। सारा कुछ उसे बेड पर बैठे बिठाए मिल रहा है और बहू को काम पर काम, ऊपर से रोज रोज अलग अलग फरमाइश। बेचारी खुद का मन किया हुआ कुछ बनाकर खा नहीं पाती है, ऊपर से ननद के हिसाब से कहाँ से बना पाएगी। लेकिन अंजलि की तकलीफ रत्ना जी को नहीं दिखती थी। इतनी बुरी तरह से रत्ना जी ने बोला कि अंजलि रो पड़ी थी और अपनी माँ को फोन करके उसने सारी बातें बताई।
माँ सच कह रही, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक तो इंसान तकलीफ में है, ऊपर से घर में एक से एक फरमाइश। माँ जी का व्यवहार, माँ आज मेरे कमर में सुबह से दर्द हो रहा है, लेकिन माँ जी को एक बार भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरी तकलीफ उन्हें समझ में नहीं आ रही, दिन रात बस बेटी की सेवा में है। माँ अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि माँ जी तो बेटी के आगे मुझे पूछती भी नहीं है। उन्हें लगता ही नहीं है कि घर में बहू भी प्रेग्नेंट है, उसे भी दिक्कत परेशानी हो सकती है। ऐसे तो धीरे धीरे मेरी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। बेटी की बात सुन प्रिमला जी ने कुछ सोचते हुए कहा, बेटा एक काम कर, तू अपना 2-4 कपड़े रख ले, मैं तेरे भाई के साथ खुद तुझे लेने आऊंगी। कहते हुए प्रिमला जी ने फोन रख दिया और 1 घंटे के अंदर में ही वह पहुंच गई अंजलि को लेने। प्रिमला जी को देख रत्ना जी हैरान थी। अरे बहन जी, आप अचानक से कैसे, बताया भी नहीं। हाँ बहन जी, बताया तो नहीं, लेकिन अब बता देते हैं। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। क्यों? बेटी को क्यों? भाई बहू कहाँ जाएगी भला ऐसी हालत में? तो कौन सी बड़ी बात है बहन जी, आपकी बेटी भी तो आई है ऐसी हालत में मायके, फिर मेरी बेटी क्यों नहीं जा सकती है? और वैसे भी जब हर छोटी से छोटी जरूरतें, उसकी इच्छाएं मुझे उतनी दूर बैठे पूरी करनी है, तो इससे अच्छा मैं उसे वहीं ले जाऊं। देख लिया मैंने कि कितनी देखभाल कर रही हैं आप मेरी बेटी की। अरे कैसी औरत हो आप, एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पा रही हैं। एक बांझ औरत भी समझ जाएगी कि ऐसे टाइम में कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। लेकिन आप तो बस अपनी बेटी का दर्द तकलीफ समझ पा रही हैं, बहू का नहीं। वह आपको आपके घर का वारिस देने वाली है, कम से कम इसी बहाने कुछ ध्यान दे दिया करो उसके ऊपर। कल सुबह से उसकी कमर में दर्द हो रहा है, ऊपर से आपको बेसन की सब्जी खानी है। सास है तो क्या हुआ, आपका मन कभी नहीं हुआ कि बहू को कुछ अपने हाथों से बनाकर खिला दे? बेटी को भी अपने लग रहा है मेरे भरोसे ही मायके बुला लिया है। मैं अपनी बेटी को सामान बेचती हूँ, आप उसमें से निकाल कर अपनी बेटी को दे देती हैं। क्यों? आपने मेरे भरोसे बुलाया अपनी बेटी को मायके में? इतना सुनते ही शर्म से पानी पानी हो गई थी रत्ना जी। प्रिमला जी ने आगे कहा, एक बार अंजलि का चेहरा तो ध्यान से देखिए, कितना उतर गया उसका चेहरा। शरीर सूखता जा रहा है, पेट निकलता जा रहा है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। शायद यह मेरी ही गलती है, जैसे आपने अपनी बेटी को मायके बुला लिया था, मुझे भी अंजलि को मायके बुला ही लेना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं आज ही अंजलि को लेकर जा रही हूँ, और जब बच्चा हो जाएगा और मेरी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी, इसके बाद आप अपनी बहू को आकर ले जाइएगा। कहते हुए प्रिमला जी अंजलि को लेकर चली जाती हैं। रत्ना जी की हिम्मत ही न हुई कि वह प्रिमला जी के आगे कुछ बोल सके, क्योंकि बात भी तो उन्होंने सही कही थी। जब से रिया को रत्ना जी ने बुलाया था, कभी भी अपने हाथों से कुछ बनाकर नहीं खिलाया। सब कुछ अंजलि के माँ के ही भरोसे ही था। अंजलि के साथ साथ रिया की पसंद की चीज भी वह अंजलि से कहकर मंगवाती थी। अब जब अंजलि अपनी माँ के साथ चली गई, कम से कम इस 9 महीने के कुछ महीने तो चैन से आराम से काट सकती है, बिना किसी चिंता के। अब चाहे रत्ना जी बेटी के पसंद का बाजार से मंगा कर खिलाएं या बनाकर खिलाएं, उनके ऊपर था। और प्रिमला जी को जब अपनी बेटी की हर फरमाइश को खुद ही पूरा करना था, उसकी हर ज़रूरत को खुद ही पूरा करना था, तो बार बार इतना दूर भेजने से तो अच्छा ही है कि उसे अपने पास रखकर बेटी की फरमाइश, बेटी की ज़रूरतें पूरी करती रहें। इसीलिए प्रिमला जी का फैसला अपनी जगह पूरी तरह से सही था। अब ऐसी हालत में रिया अपनी माँ के साथ खुश, अंजलि अपनी माँ के साथ खुश। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।